नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके दोस्तों भारत के संविधान की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां से दोस्तों आपके दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो दोस्तों कंपटीशन का, जहां से दोस्तों हूबहू एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों एम लक्ष्मी दोस्तों जो कांत दोस्तों जो बुक आती है, इस एम लक्ष्मी कांत के दोस्तों जो बुक का दोस्तों पहला ही चैप्टर आप लोगों के सामने, जिसका नाम है साहब जी संविधान सभा। आने वाला है दोस्तों भविष्य में दोस्तों कोई भी दोस्तों एग्जाम आप लोगों के सामने हो, यहाँ से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं इस बात का दोस्तों आप लोगों से वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे थे दोस्तों। हमने इससे पहले दोस्तों संविधान सभा के दोस्तों दो वीडियो आप लोगों को बना दिए थे। पहला वीडियो आप लोगों के सामने, जहां से दोस्तों वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों 51वें नंबर के प्रश्न की ओर से। अगर आप लोगों ने प्रथम वीडियो और दोस्तों सेकंड वीडियो जाकर नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर जरूर देखें, तभी इस वीडियो के ऊपर आइएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि जो लॉर्ड विंच काउंट था, कौन था दोस्तों, जो लॉर्ड विंच काउंट था। इस लॉर्ड विंच काउंट ने जो संविधान सभा थी, कौन थी, जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा को किसको साहब जी, इस संविधान सभा को क्या कहा था साहब जी, इसे कहा था हिंदुओं की निकाय। क्या कहा था, इसे हिंदुओं की निकाय कहा था। ये बात आपको याद रखना है। तो हिंदुओं की निकाय किसने कहा था साहब जी, लॉर्ड विंच काउंट ने कहा था, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए भारतीय संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विधिक तथ्यों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर चर्चा कीजिए। और एक कथन आप लोगों को दिया गया है, एक कथन नीचे दिया गया है कि उपरोक्त में से निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यानी कि तीन कथन आप लोगों को दिए गए, दो प्रश्न आप लोगों के सामने, साथ सही कथन का आप लोगों को चयन करना है। संविधान सभा जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो प्रतीक जो चिन्ह था या जिसकी जो मुहर थी, जिसे सील भी कहा जाता है, ये क्या थी साहब जी, हाथी थी। क्या थी साहब जी, एलिफेंट। क्या बात है दोस्तों, सही आती है कमेंट में बताइएगा अगर सही है या गलत है। संविधान सभा के संवैधानिक कानून सलाहकार दोस्तों सर वी.एन. राव थे। सही है या गलत है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा। संविधान सभा के दोस्तों सचिव सेक्रेटरी एच.वी.आर. अयंगर थे। कौन थे, एच.वी.आर. अयंगर दोस्तों इसके दोस्तों सचिव थे। कमेंट में बताएगा सही है या गलत है। तो मैं इसका उत्तर आप लोगों के सामने बता देता हूँ। संविधान सभा की जो प्रतीक चिन्ह दोस्तों वो थी दोस्तों मोहर थी, ये सही बात आती। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें, कानूनी सलाहकार की बात करें तो सर दोस्तों जो बी.एन. राव थे, वो दोस्तों सही बात आती है। और दोस्तों संविधान सभा के जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे दोस्तों साहब जी, वो आते दोस्तों एच.वी.आर. अयंगर। एकदम सही बात आती है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। एक दो तीन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमने लगभग 100 प्रश्न आप लोगों के सामने थे। मैं नहीं कहता दोस्तों कि आप लोगों ने आज दिन तक संविधान सभा नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, हजारों बार वीडियो देखे होंगे, कई बार कोचिंगों में देखा होगा, वीडियो देखे, पीवाईक्यू देखे होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो श्रृंखला है, दोस्तों अद्भुत श्रृंखला है, जो कि दोस्तों आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे खतरनाक प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगला दोस्तों अपना देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट मैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संविधान सभा के जटिल कानूनी प्रावधानों को आधिकारिक रूप से ड्राफ्ट तैयार किया था। भाई साहब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बहुत खतरनाक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट है कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। देखिए दोस्तों एक होता है दोस्तों चीफ ड्राफ्टमैन, कौन आता है दोस्तों, चीफ ड्राफ्टमैन। और इससे पहले हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए एक होता है दोस्तों चीफ ड्राफ्टमैन और एक होता है दोस्तों जो हमारी जो ड्राफ्टमैन दोस्तों जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष, दोनों चीजें अलग अलग है। तो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे जाना जाता है साहब जी, जाना जाता है दोस्तों हमारे दोस्तों एल.एन. मुखर्जी को। किनका नाम है दोस्तों, एल.एन. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम आप लोगों ने दोस्तों कई बार सुना होगा दोस्तों, एल.एन. मुखर्जी। तो दोस्तों यार ना एल.एन. मुखर्जी को दोस्तों संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार में जाना जाता है। जबकि दोस्तों प्रेम बिहारी दोस्तों की बात करें तो ये दोस्तों सुलेखक माने जाते संविधान के। अगला देखिएगा आप लोगों के सामने बहुत ही खतरनाक प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के मूल संस्करण के सुलेखन यानी कि दोस्तों कैलीग्राफी और उसके कलात्मक सौंदर्यकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। अर्थात दोस्तों जो भारतीय जो संविधान का जो मूल संस्करण था उसको लिखने का कार्य किसने किया और उसे कलात्मक रूप से दोस्तों सजाने का कार्य किसने किया था। दो कथन आप लोगों को दिए गए, एक और दो कथन, फिर उसमें से पूछा गया आप लोगों से कि निम्न में से सत्य कथन के चयन करना है। दो कथन दिए गए, फिर प्रश्न दिया गया, फिर उसके बाद में भी चार ऑप्शन दिए गए। देखिएगा
आप लोगों के सामने दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, जिन्होंने मूल संविधान को प्रवाहमय इटालियन दोस्तों शैली में हस्तलिखित किया था। भाई साहब, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने का कार्य, वो भी किसने साहब जी, इटालियन शैली में लिखने का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा किया गया था। इनका नाम देखिए भाई कितना बड़ा है दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। 4 शब्दों का इन्होंने कहा दोस्तों, क्या है दोस्तों, नाम है, और इन्होंने दोस्तों 4 शब्दों की शैली जिसे कहा जाता है दोस्तों 1 2 3 4 इटालियन शैली में हस्तलिखित हाथों से लिखा दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और अलंकरण सजावट करने का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों, जिनमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ये भी बात सही आती है दोस्तों, नंदलाल बोस वही व्यक्ति दोस्तों जो कि शांति निकेतन के दोस्तों प्रमुख कलाकारों में जाने जाते हैं। नंदलाल बोस के अलावा दोस्तों बिहार राम मनोहर दोस्तों जो सिन्हा थे, इनके द्वारा भी इस संविधान की दोस्तों जो प्रतिकृति थी उसको बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन के रूप में सजाया गया था। तो दोस्तों सत्य कथन आप लोगों को बताना है, पहला भी सही है साहब जी, प्रेम बिहार नारायण जादा इसे हाथों से लिखा, तथा नंदलाल बोस और दोस्तों बिहार राम मनोहर सिन्हा ने इसे अपने हाथों से दोस्तों सजाया। कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही है। मैंने आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों से दोस्तों आरपीएससी की, किसकी साहब जी, आरपीएससी के दोस्तों 40 दोस्तों जो पेपर थे, इन 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था दोस्तों भारतीय संविधान के, किसके साहब जी, संविधान के दोस्तों 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था भाई साहब, जिनमें मैंने हूबहू ये सब जानकारी आप लोगों को दे दी थी, जहां से आपको पता है एग्जाम में हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों देखेगा, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना अर्थात ओरिजिनल प्रेम्बल के विलेखन और सजावट का दोस्तों श्रेय निम्न में से किस युग्म को दोस्तों जाता है? भाई साहब कहने का मतलब है, तो दोस्तों मूल प्रस्तावना को किसने सजाया था? देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है इसका राइट हो जाएगा। हस्तलेखन का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, जिन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा, तथा ज्यामितीय अलंकरण दोस्तों देखिएगा, ज्यामितीय अलंकरण में दोस्तों किसने सजाया दोस्तों, बी और राम मनोहर सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाने का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के मूल हिंदी संस्करण, ये बात हुई दोस्तों कि संविधान को किसने लिखा, उसको लिखा मूल संस्करण को दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, लेकिन उसका हिंदी संस्करण, मूल संविधान का हिंदी संस्करण दोस्तों ओरिजिनल हिंदी वर्जन के संदर्भ में दोस्तों सुलेखन और अवगत करने का सही युग्म कौन सा है? भाई साहब हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में लिखने का कार्य किया था साहब जी वसंत कुमार वेद के द्वारा, और अलंकृत किसने किया था साहब जी? अलंकृत किया था दोस्तों नंदलाल बोस के द्वारा। तो याद ना, शांति जो निकेतन विश्वविद्यालय था दोस्तों, जो कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके कलाकारों में नाम आता है दोस्तों नंदलाल बोस का और दोस्तों बी और राम मनोहर सिन्हा का दोस्तों। तो बी हर जो राम मनोहर जो सिन्हा थे, नंदलाल बोस ने इसको सजाया, लेकिन वसंत कुमार जो वेद थे, वेद कौन थे भाई साहब? वसंत कुमार वेद, इनके द्वारा इसे हिंदी भाषा में लिखा जाता है, जबकि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा इसके मूल संस्करण को लिखा था, लेकिन हिंदी में कौन लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं साथ ही वसंत कुमार वेद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा भाई साहब, प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ इनकी ऑथोराइटिफिकेशन टेक्स्ट इन हिंदी के संबंध में विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इस कमी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दूर किया गया था? तो मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के दोस्तों संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, इस कमी को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूरा गया था? तो आप लोगों को पता होगा 58वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों सन 1987 ईस्वी में, इसके द्वारा दोस्तों इस कमी को पूरा किया गया था। देखेगा कि मूल संविधान में हिंदी पाठ के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1987 के द्वारा संविधान के अंतिम भाग अर्थात दोस्तों 22वें भाग में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसका नाम है साहब जी अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 394 क। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 394 क जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अब संविधान का दोस्तों जो भाग है दोस्तों, जो संविधान था दोस्तों, उसे हिंदी भाषा में भी क्या किया जाएगा साहब जी? परिवर्तित किया जाने वाला है। तो 58वां दोस्तों संविधान आप लोगों को याद रखना है, जो कि दोस्तों कब होता है? सन 1987 ईस्वी में होता है, और आर्टिकल दोस्तों 394 का जोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी हिंदी भाषा के लिए, सॉरी हिंदी के लिए। संविधान के दोस्तों भाग 22 में
संविधान के भाग 22 में जोड़े गए अनुच्छेद 300 आर्टिकल 394 ग में विविधिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या दायित्व प्रदान नहीं किया गया था। भाई साहब नई शब्दों को अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन आप लोगों से होते हैं। तो आर्टिकल जो 394 का जो क था दोस्तों, जो कि 58वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1927 ईस्वी में जोड़ा जाता है, जिसके अनुसार कहा गया है कि जो हमारा जो संविधान है उसे हिंदी भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। और परिवर्तन के साथ में दोस्तों उसमें राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई, पावर दी गई दोस्तों प्रेसिडेंट को। तो कौन सी दोस्तों शक्ति उसको नहीं दी गई थी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है साहब जी। संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाना तथा उसे प्रकाशित करवाना ये राष्ट्रपति की पावर है साहब जी। क्या साहब जी, राष्ट्रपति का दोस्तों पावर दी गई है दोस्तों, क्या दी गई है, राष्ट्रपति को पावर दी गई दोस्तों कि वो इस दोस्तों संविधान का दोस्तों हिंदी में क्या करवाए, अनुवाद करवाएगा और अनुवाद करवाने के साथ में उसे प्रकाशित भी कराएगा। ये बात तो दोस्तों सही देखने को मिलती है। केंद्रीय अधिनियम के द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप और शब्दावली को ही दोस्तों अपनाना है। केंद्रीय जो अधिनियम है दोस्तों, अगर सेंट्रल के द्वारा कोई भी अधिनियम लाया जाता है तो उस अधिनियम के द्वारा दोस्तों हिंदी के लिए दोस्तों स्वीकार जो भी शब्द किया जाएगा हिंदी भाषा के लिए, जो भी उसका दोस्तों जो शुद्ध हिंदी शब्द है उसे स्वीकार किया जाएगा और जो शब्दावली उसको उसी रूप में माना जाएगा। तो ये बात तो दोस्तों देखने को सही मिलती है। हिंदी पाठ का अंग्रेजी पाठ से दोस्तों भिन्न अर्थ होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों निर्णय अंतिम माना जाएगा। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है आइए हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। संविधान के प्रत्येक अंग्रेजी संशोधन का अनिवार्य रूप से हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराना दोस्तों। तो दोस्तों संविधान के प्रत्येक अंग्रेजी संशोधन का जो भी दोस्तों संविधान संशोधन किए जा रहे हैं उन सभी का अगर दोस्तों अनिवार्य रूप है कि उसका दोस्तों हिंदी के वर्जन अपलोड किया जाएगा, तो ये बात तो सही है। अच्छा, हिंदी पाठ का अंग्रेजी पाठ से अगर दोस्तों भिन्न अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसका निर्णय नहीं करेगा। निर्णय कौन करेगा आइए हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति दोस्तों इसका दोस्तों उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। भाई साहब कौन कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाएगा। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि दोस्तों क्या लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इसका दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका निर्णय करेगा। दोस्तों ये नहीं करेगा, कौन करेगा साहब जी, राष्ट्रपति। इसका दोस्तों अगर विवाद उत्पन्न होता है हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा के अर्थ में, अगर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो अगर इसका दोस्तों विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद का जो निपटारा करेगा वो कौन करेगा साहब जी, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति स्वयं इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे और विवरण करेंगे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अंतिम विधिक निर्णय की कोई शर्त सीधे रूप से जोड़ी नहीं गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल तो 394 का आपको याद रखना है, 58वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1987 में लाया जाता है, जिसमें कहा गया कि हम दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे। रूपांतरण की दोस्तों जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी जाती है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए 58वां प्रश्न आप लोगों के सामने, सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत सीटों के आवंटन की दोस्तों तालिका के अनुसार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को क्रमशः कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो आप लोगों को पता है दोस्तों जो ब्रिटिश प्रांत है वो दोस्तों कितने थे, ब्रिटिश प्रांत 11 थे। इन 11 प्रांतों में दोस्तों 292 सीटें जोड़ी गई थी और दोस्तों 4 मुख्य दोस्तों प्रांत थे, तो कुल मिलाकर दोस्तों 296 सीटें हो गई थी, ठीक है। तो देखिएगा 200 अच्छा चिन्ह मिशन के तहत में दोस्तों दे रहे दोस्तों 292 प्लस ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, इनमें से अगर हम जोड़े दोस्तों साहब जी दोस्तों 389 थी, जो कि दोस्तों भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण दोस्तों कितनी रह गई थी साहब जी, 299 रह गई थी। 292 में से दोस्तों कितनी रह गई थी दोस्तों, 229 रह गई थी। और जो चीफ कमिश्नरी थी दोस्तों इसमें से दोस्तों 3 रह जाती है। एक दोस्तों जो कुर्ग दोस्तों जो बलूचिस्तान वाली थी वो पाकिस्तान में चली जाती है, तो चीफ कमिश्नरी 3 रह जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी, एबीसीडी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। और 70 दोस्तों देशी रियासतें रह गई थी, 229 रह गई थी दोस्तों 296 में से। कितनी रह गई थी साहब जी, इस 296 में से देखिए 296 में से 229 रह गई थी और जो 70 जो सीटें बची थी वो 93 रियासतें थी, 93 में से 70 रह गई थी और 296 में से 229 रह गई थी विभाजन के कारण। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुके थे। अगला देखिएगा, जुलाई अक्टूबर सन 1946 में चुनाव परिणामों के आधार पर निम्नलिखित में से किस गैर कांग्रेसी और गैर लीग राजनीतिक दल ने संविधान सभा के चुनाव में एक सीट नहीं जीती थी, अर्थात उसका प्रतिनिधित्व भिन्न था। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, करने का मतलब आप लोगों से पूछा गया है कि जुलाई अगस्त में दोस्तों जब संविधान सभा का दोस्तों चुनाव होते हैं, इनका परिणाम आता है 296 सीटों पे दोस्तों चुनाव, दोस्तों 296 सीटों पे दोस्तों परिणाम जारी किए जाते हैं।
जिनमें से दोस्तों किस दोस्तों चुनावी दल ने एक सीट नहीं जीती है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि साहब जी जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 207 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों कितनी सीटें जीती थी? दोस्तों 73 सीटें जीती थी। साथ में जो छोटे दलों ने और स्वतंत्र जो पार्टियां थी, इनके द्वारा दोस्तों 15 सीटें जीती गई थी। बाकी कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने दोस्तों एक सीट जीती थी, जिनमें से आपको कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो एक सीट नहीं जीती वो आपको बताना है। देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ने दोस्तों एक सीट जीती। साथ में दोस्तों जो कृषक प्रजा पार्टी थी, इसके द्वारा भी एक सीट जीती जाती है। तो यूनिस्ट पार्टी आपको याद रखनी है। साथ ही किसके द्वारा? यूनिस्ट पार्टी प्लस कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी ने भी दोस्तों कितनी सीटें जीती? साहब जी एक सीट इसने भी जीती और एक सीट इसके द्वारा भी जीती जाती है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एवं कम्युनिस्ट पार्टी ने भी दोस्तों एक सीट जीती, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक सीट जीती। सिख नॉन कांग्रेस यूनिस्ट मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों एक यूनिस्ट जो मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीगों की दोस्तों पार्टी थी मुस्लिमों की, उसने भी एक सीट जीती थी। लेकिन इंडिपेंडेंट दोस्तों जो स्वतंत्र सदस्य थे, भाई साहब स्वतंत्र सदस्यों ने एक सीट नहीं जीती थी। इनके द्वारा दोस्तों जो सीटें जीती गई थी, वो सीटें दोस्तों आपको याद रखनी है। तो स्वतंत्र जो सदस्य थे, इनके द्वारा 15 सीटें जीती गई थी। कितनी जीती गई थी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी गलत हो जाएगा। यूनिस्ट पार्टी ने एक सीट जीती, कृषक प्रजा पार्टी ने एक सीट जीती, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने एक सीट जीती, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक सीट जीती, सिख और यूनियनिस्ट दोस्तों जो मुस्लिम थी, इसने भी एक सीट जीती। लेकिन स्वतंत्र सदस्य ने 15 सीटें जीती थी। ये चीजें आप लोगों से चर्चा कर चुके थे। चलिए, अच्छा रुको। स्वतंत्र सदस्यों ने 8 सीटें जीती थी। हाँ, छोटे दलों ने और स्वतंत्र दोस्तों जो सदस्य थे, रुको देखो, 207 सदस्य प्लस 73 सदस्य कितने साहब जो हुए? 1 7 8 और 280 सदस्य। ठीक है, और 14 सीटें और बची आप लोगों की, 16 सीटें। ठीक है, 15 और 1 16। हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंट दोस्तों जो सदस्य थे, उन्होंने 8 सीटें जीती थी। ये थोड़ा आपको देखना है दोस्तों, थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने जो सारी चीजें बताई थी दोस्तों कि स्वतंत्र सदस्य और स्वतंत्र सदस्यों की 8 सीटें थी। बाकी ये जो तो जितनी पार्टियां थी, इन्होंने दोस्तों 7 सीटें थी। कुल मिलाकर दोस्तों जो छोटे दल प्लस दोस्तों जो स्वतंत्र सदस्य थे, कुल मिलाकर 15 थे। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको हो गई थी, उसको देख के देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों, कि वर्ष सन 1946 में, कब? वर्ष 1946 में संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व के सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंदू मुस्लिम समुदाय की कुल शक्ति सीटें क्रमशः कितनी निर्धारित थी? भाई साहब, संविधान 1946 के संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व दोस्तों दिया गया। उसके अनुसार सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंदू और मुस्लिम समुदाय की कुल शक्ति सीटें क्रमशः आप लोगों को बतानी है। तो आप लोगों को पता है, हिंदुओं की जो सीटें थी उसमें 163 सीटें थी। कितनी थी दोस्तों? हिंदुओं की 163 सीटें थी। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, 163 दोस्तों जो सीटें हिंदुओं की थी। और मुस्लिमों की 80 सीटें थी, उसमें मुस्लिम व्यक्ति कितने थे? 80 थे। साथ में दोस्तों एसटी अनुसूचित जाति की मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो एसटी दोस्तों कितनी थी साहब जी? एससी की दोस्तों, एससी जाति कितनी थी दोस्तों? 31। ठीक है, 31 सीटें दोस्तों एससी की थी साहब जी। जबकि मैं भारतीय करूं तो भारतीय ईसाई की, किसकी साहब जी? भारतीय ईसाई की चर्चा करें तो साहब जी 6 थी, और पिछड़ी जनजातियां भी 6 थी। तो दोस्तों देखेगा, भारतीय एससी की सीटें कितनी थी? 31। भारतीय ईसाई की चर्चा करें, भारतीय ईसाई की चर्चा में आप लोगों से करूं तो भारतीय ईसाई के भी दोस्तों 6 थे। साथ में दोस्तों जो पिछड़ी जातियां थी, कौन सी दोस्तों? पिछड़ी जो जातियां थी, उन पिछड़ी जातियों के जो सदस्य थे दोस्तों, जनजातियों के वो भी सदस्य कितने थे साहब जी? 6 थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों सिख कितने थे साहब जी? सिख थे 4। कितने थे साहब जी? सिख 4 थे। सिख कितने थे? सिख दोस्तों 4 थे। साथ में किसने? एंग्लो इंडियन की मैं आप लोगों से चर्चा करूं, एंग्लो इंडियन कितने थे साहब जी? एंग्लो इंडियन की दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो एंग्लो इंडियन दोस्तों कितने थे दोस्तों? 3 थे। लेकिन इसमें अलावा दोस्तों पारसी सदस्य दोस्तों कितने थे? तो पारसी सदस्य थे दोस्तों 3। कितने थे दोस्तों? पारसी
ठीक है। तो पारसी सदस्य कितने थे? 3, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे दोस्तों संविधान में, दोस्तों संविधान सभा में, वो 3 थे। पारसी सदस्य 3 थे। एससी के जो सदस्य थे दोस्तों 31 थे। भारतीय ईसाई सदस्य 6 थे। साथ में पिछड़ी जनजातियां थी, उनके दोस्तों सदस्य 6 थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए मुस्लिम कितने थे साहब जी? 31, सॉरी 80। मुस्लिम 80 थे और हिंदू 163 थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों भविष्य में आप लोगों से। चलिए, संविधान सभा में समाज के वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, समाज में भारतीय संविधान सभा में समाज के वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व की संख्या 31 थी। मैंने आप लोगों को अभी आप लोगों से बताया कि जो अनुसूचित जो जाति थी, शेड्यूल जो कास्ट थी, उसके प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 31 थी। साथ में बर्ताव करें तो भारतीय ईसाइयों की, इंडियन जो क्रिश्चियन आते हैं तो इंडियन क्रिश्चियन की जो संख्या और पिछड़ी जनजातियों की जो संख्या, दोनों की संख्या, सदस्य संख्या लगभग समान रूप से 6 थी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय ईसाई भी 6 थे और जो पिछड़ी जो जनजातियां थी वो भी कितनी थी साहब जी? 6 थी। मुस्लिम कितने थे साहब जी? मुस्लिम 80 थे दोस्तों। और हिंदुओं की चर्चा करें तो हिंदू कितने थे? 163। ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई। चलिए, एंग्लो इंडियन और पारसी दोनों समुदायों की सदस्य संख्या भी समान रूप से 3 थी साहब जी। तो एंग्लो इंडियन भी दोस्तों कितने थे? दोस्तों 3 थे। और पारसी समुदाय भी 3 थे। लेकिन दोस्तों सिख कितने थे? दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया सिख दोस्तों कितने थे? सिख थे भाई साहब 4। कितने थे दोस्तों? 4। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये बात आपको बतानी है। तो 1 2 3 दोस्तों दोनों के दोनों तीनों ऑप्शन सही है। पहला भी सही है दोस्तों, सेकंड भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, तो तीनों सत्य 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, ये था दोस्तों आप लोगों के सामने अनुसूचित जाति दोस्तों जो कि 31 है। भारतीय ईसाइयों की चर्चा करें तो साहब जी 6, अनुसूचित पिछड़ी जनजातियां 6, एंग्लो इंडियन जो कि 3 है, पारसी 3 है और सिख कितने थे साहब जी? सिख थे दोस्तों 4। कितने थे दोस्तों? 4। ये बात भी आपको याद रखनी है। हिंदू कितने थे साहब जी? हिंदू हिंदू 163 दोस्तों सीटें हिंदुओं की थी। मुस्लिम कितने थे दोस्तों? मुस्लिम कितने थे दोस्तों? 80। कितने थे दोस्तों? 80। अगला देखिएगा, संविधान सभा की महिला सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों से दोस्तों उनके नाम और उनके निर्वाचन क्षेत्र पर विचार आप लोगों को करना है। भाई साहब बहुत बहुत अच्छा खतरनाक क्वेश्चन बनेगा भाई साहब भविष्य में लगा लो भाई साहब, प्रबल संभावना है दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने की दोस्तों, कि संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी दोस्तों और महिला सदस्यों के दोस्तों किस क्षेत्र से वो दोस्तों चुनाव जीत कर आई थी वो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों महिला सदस्य कितनी थी साहब जी? महिला सदस्य 15 थी। कितनी थी दोस्तों? 15 थी। और मैंने आप लोगों को दोस्तों एक दिन स्टेटस भी लगाया था, उसमें आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दी गई थी। शॉर्ट वीडियो आप लोगों को पढ़ाया था, तब आप देखेगा, उसमें देखेगा संयुक्त प्रांत से दोस्तों जो महिलाएं थी ना, किससे? संयुक्त प्रांत से दोस्तों लगभग 5 महिलाएं थी। कितनी दोस्तों? 5 महिलाएं थी दोस्तों। मद्रास की मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो साहब जी मद्रास से 3 महिलाएं यहाँ पर आप लोगों के सामने आती है। तो बेगम अय्याज रसूल जो थी दोस्तों, ये संयुक्त प्रांत से की रहने वाली महिला थी साहब जी। किसकी रहने वाली थी? संयुक्त प्रांत की दोस्तों मुस्लिम महिला थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर की बात करें तो साहब जी राजकुमारी जो अमृत कौर आती है वो दोस्तों मध्य प्रांत और बरार से आती है। ये भी दोस्तों सही बात आती है। सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित की मैं बात करूं तो ये दोस्तों संयुक्त प्रांत से आती है। दोस्तों सही युग्म आप लोगों को चर्चा करना है भाई साहब, सही युग्म चर्चा करना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित दोस्तों, विजया लक्ष्मी पंडित और सुचिता कृपलानी दोस्तों संयुक्त प्रांत से दोस्तों सही बात है। बेगम अय्याज रसूल की मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो ये भी दोस्तों संयुक्त प्रांत से दोस्तों मुस्लिम सीट की दोस्तों महिला मानी जाती है। राजकुमारी अमृत कौर की मैं आप लोगों से बात करूं तो मध्य प्रांत और जो बराज का क्षेत्र था यहाँ की रहने वाली थी, या यहीं से इन्होंने दोस्तों क्या जीता था? निर्वाचन क्षेत्र इनका था। ठीक है, अब इसके अलावा भी देखिए दोस्तों संयुक्त प्रांत से और कौन कौन महिलाएं आप लोगों से आती है। ठीक है, कमला चौधरी भी दोस्तों यहीं से आती है और पूर्णिमा बनर्जी। दोस्तों क्या नाम आते हैं दोस्तों? कमला चौधरी और दोस्तों पूर्णिमा बनर्जी। दोस्तों आपको और याद रखना है दोस्तों संयुक्त प्रांत से और कितनी महिला आती है दोस्तों? एक ये दोस्तों कमला बनर्जी। कौन है दोस्तों? कमला बनर्जी। कमला बनर्जी भी दोस्तों यहीं की आती है दोस्तों। और एक आती है पूर्णिमा बनर्जी। क्या नाम है दोस्तों? पूर्णिमा बनर्जी। सॉरी दोस्तों कमला दोस्तों इनका नाम आता है दोस्तों कमला चौधरी। कमला चौधरी, रुको दोस्तों मिस्टेक है दोस्तों। संयुक्त प्रांत से और भी थी दोस्तों जिनका नाम है कमला चौधरी। एक आती कमला चौधरी और एक आती पूर्णिमा बनर्जी। कौन आती दोस्तों? पूर्णिमा बनर्जी।
तो ये 5 महिलाएं दोस्तों जो संयुक्त प्रांत से थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है भाई। बेगम अय्याज रसूल आपको नाम याद रखना है, सुचिता कृपलानी आपको याद रखना है, और विजया लक्ष्मी पंडित आपको याद रखना है, कमला बेनी, कमला चौधरी आपको याद रखना है, और पूर्णिमा बनर्जी। 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत की रहने वाली थी। मध्य प्रांत और बरार की बात करें तो साहब जी राजकुमारी अमृत कौर यहाँ की रहने वाली, यहाँ से दोस्तों इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है दोस्तों। चलिए एक ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। तो एकमात्र मुस्लिम जो सदस्य थे वो थे, उसका नाम है तो बेगम अय्याज रसूल। चलिए अगला देखिएगा जो कि प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी महिला व्यक्ति तो संविधान सभा की कुल 15 महिलाएं, मैंने आप लोगों से बताया कि तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, सदस्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो अम्मू स्वामीनाथन थी दोस्तों, दक्षिण नारायण वेलुआयन थी दोस्तों, ये भी सही है, हंसा मेहता थी दोस्तों, और कमला चौधरी थी दोस्तों, ललिता रेती और दोस्तों मालती चौधरी थी, कादम्बिनी गांगुल, अरुणा हासफ अली। भाई साहब ऑप्शन नंबर दो तो जो डी है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कादम्बिनी गांगुली और अरुणा जो आसफ अली थी दोस्तों, इनका दोस्तों इससे कोई रिलेटेड नहीं है। इस संविधान जो हमारा जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे जुड़ी हुई महिलाएं जरूर थी। तो लीला रेकी में अगर आप लोगों से बात करूं तो लीला रे दोस्तों पश्चिमी बंगाल की महिला थी दोस्तों। क्या है दोस्तों, लीला ले जो की दोस्तों पश्चिम बंगाल की थी दोस्तों। की मालती चौधरी की बात करें तो साहब जी उड़ीसा की थी, ठीक है दोस्तों। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र देख लीजिएगा, एक आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा वाला दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों मालती चौधरी की, किसकी साहब जी, मालती चौधरी, ये दोस्तों उड़ीसा की थी। कहां की थी, उड़ीसा का, उड़ीसा से इन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा था दोस्तों, किससे दोस्तों, मालती चौधरी ने। जबकि लीला रे की में आप लोगों से बात करें तो साहब जी लीला रे ने कहां से लड़ा था दोस्तों, इन्होंने लड़ा था दोस्तों पश्चिम बंगाल से। कहां से साहब जी, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पश्चिम बंगाल से जिसने चुनाव लड़ा उसका नाम है लीला रे। और मालती चौधरी की चर्चा करें तो साहब जी उड़ीसा से इन्होंने सामान्य सीट पे दोस्तों क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था। हंसा मेहता की अगर मैं बात करूं तो साहब जी बॉम्बे से रहने दोस्तों इन्होंने चुनाव लड़ा था। कहां से लड़ा था, बॉम्बे से। तो हंसा मेहता की बात करें तो साहब ये बम्बई से, क्या से दोस्तों, बॉम्बे से दोस्तों, बम्बई से इन्हें चुनाव लड़ा था। कमला चौधरी की मैं बात कर चुका हूं दोस्तों, कमला चौधरी ने संयुक्त प्रांत से चुनाव लड़ा था। कहां से लड़ा था, संयुक्त प्रांत से चुनाव लड़ा था। दक्षिणायन वेलायुद्ध की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो दक्षिणायन जो वेलायुद्ध थी दोस्तों ये मद्रास से दोस्तों चुनाव लड़ा था। कहां से लड़ा था, मद्रास से चुनाव इनके द्वारा लड़ा जाता है। किससे दोस्तों, दक्षिणायन वेलायुद्ध की मैं बात करूं तो इन्होंने मद्रास से चुनाव लड़ा था। और अम्बु स्वामीनाथन की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये भी मद्रास की थी। किसकी, तो दोस्तों मद्रास की। तो दोस्तों देखिएगा मद्रास से दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन और दक्षिणायन वेलुनाई के द्वारा दोस्तों लड़ा जाता है दोस्तों चुनाव, ठीक है। और जी दुर्गा बाई जो थी दोस्तों वो भी दोस्तों मद्रास की रहने वाली थी दोस्तों, जी दुर्गा बाई, ठीक है, जी दुर्गा बाई। दोस्तों जी दुर्गा दोस्तों जो बाई थी इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों, जब आरबीएससी के 40 पेपरों का सॉल्यूशन हमने किया था कि जो जी दुर्गा बाई थी वो कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद के साथ में दोस्तों एक समिति की सदस्य थी दोस्तों। तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सी समिति थी दोस्तों जिसमें जी दुर्गा बाई उसमें सदस्य के रूप में शामिल हुई थी दोस्तों। तो 3 महिला सदस्य दोस्तों जो कि दोस्तों मद्रास की रहने वाली थी दोस्तों। देखेगा अम्मू स्वामीनाथन आपको याद रखना है, दक्षिणायन वेलायुधन आपको याद रखना है, और जी दुर्गा बाई आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों अददू याद रख सकते हो दोस्तों, एक ट्रिक लगा लेना दोस्तों, अददू क्या याद लगा दोस्तों। दोस्तों देखिए मद्रास की अगर आप लोगों से चर्चा करें साहब जी मद्रास, तो मद्रास के लिए दोस्तों एक ट्रिक लगा लीजिएगा दोस्तों, ट्रिक लगाना दोस्तों अददू, अददू, ठीक है दोस्तों, अददू। अ का मतलब हो जाएगा साहब जी अम्मू स्वामीनाथन, क्या हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, अम्मी स्वामीनाथन दोस्तों यहाँ की रहने वाली थी। साथ में दोस्तों दक्षिणी नायन वेलायुधन की मैं बात करूं साहब जी, दक्षिणी नायन, दक्षिणी दक्षिणायनी वेलायुधन, वेलायुधन, ठीक है। और एक हो जाएगी दोस्तों जी दुर्गा बाई, दोस्तों जी दुर्गा बाई, ठीक है दोस्तों। तो दुर्गा बाई भी दोस्तों कहाँ की रहने वाली थी, मद्रास की रहने वाली थी। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया साहब जी हंसा चौधरी के बारे में आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, जो हंसा मेहता थी, हंसा मेहता जो की रहने वाली थी ये बॉम्बे की थी दोस्तों। कहाँ की थी दोस्तों, बॉम्बे से दोस्तों इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये बात आपको याद रखनी है। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत की थी दोस्तों, कहाँ की थी साहब जी, संयुक्त प्रांत की थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लीला रे की मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली, जो कि लीला रे दोस्तों कहाँ की थी दोस्तों, लीला रे है ना, अपने अपने कहां से हो जाएगी साहब जी, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जबकि मालती चौधरी की चर्चा करें तो साहब जी इन्होंने उड़ीसा से चुनाव लड़ा था। कहां से लड़ा था, उड़ीसा से। चलिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, जो आगे आप लोगों से बन सकता है। आइए हम दोस्तों अगली चीज की चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा में दोस्तों 15 महिला सदस्यों में अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिण वेलायुधन, अंसा मेहता थी, लीला चौधरी थी, ठीक है,
सॉरी दोस्तों, हंसा मेहता, लीला, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, रेणुका रे आदि शामिल हुई थी। और रेणुरा रे के बारे में आप लोगों से चर्चा की तो रेणुरा जो रे थी तो ये पश्चिम बंगाल से थी। तो कहां से रेणुरा रे थी तो ये भी पश्चिम बंगाल से थी। कहां थी? पश्चिम बंगाल से थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको दोस्तों देखेगा। रे रे जिसके पीछे आ रहा है दोस्तों, दो शब्द देखे, एक आता है दोस्तों लीला रे। क्या आता है दोस्तों? लीला रे। देखो एक नाम देखो साहब जी, लीला, लीला रे, और एक आता है दोस्तों हमारा दोस्तों रेणुका रे। कौन आता है दोस्तों? रेणुका रे। कौन आता है दोस्तों? रेणुका रे। तो दोनों के पीछे रे रे शब्द आ रहा है, तो आप इसको दोस्तों पश्चिम बंगाल कीजिएगा। क्या करना है दोस्तों? पश्चिम बंगाल आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि मालती चौधरी की चर्चा करें तो साहब जी, मालती चौधरी उड़ीसा से थी। कहां से थी दोस्तों? उड़ीसा से थी। ठीक है, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से रहने वाली थी। सॉरी, संयुक्त प्रांत से चुनाव लड़ा था। मैंने जहां भी रहने वाली की चर्चा किया साहब जी, इसका मतलब आप समझिएगा कि वो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं आप लोगों के सामने। देश के विभाजन के पश्चात दोस्तों बात होता है दोस्तों, देश का विभाजन के पश्चात 31 दिसंबर सन 1947 को भागीदारी भारतीय प्रांतों की राज्यवार सदस्यता की तालिका के अनुसार किस प्रांत के पास सर्वाधिक सीटें थी? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जब भारत का विभाजन हो जाता है दोस्तों, पाकिस्तान और भारत का दोस्तों विभाजन हो जाता है, तब उसके विभाजन के बाद में जो भारतीय जो प्रांत बचे, तो भारतीय प्रांतों की राज्यवार सदस्यता सूची आपको बताना है। संविधान सभा में किस प्रांत से कितनी सीटें आप लोगों के सामने बची दोस्तों। ठीक है, तो सर्वाधिक सीटें किसके पास में थी? सर्वाधिक सीटें बचती साहब जी संयुक्त प्रांत के पास में 55 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 55 सीटें थी, जिनमें से 5 जो सीटें थी साहब जी महिलाओं की थी दोस्तों। 5 सीटें महिलाओं की थी, ये बात भी आपको याद रखनी। 5 सीटें महिलाओं की थी, 50 सीटें पुरुषों की थी। किसकी थी दोस्तों? पुरुषों की 50 सीटें थी, 5 सीटें महिलाओं की थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो सर्वाधिक सीटें किसके पास में थी दोस्तों? संयुक्त प्रांत के पास में दोस्तों सर्वाधिक सीटें बची थी 55। ठीक है, और 49 सीटें दोस्तों मद्रास के पास में थी दोस्तों। 49 सीटें दोस्तों किसके पास में थी दोस्तों? मद्रास में। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना। तो 49 सीटें दोस्तों, सेकंड स्थान पर कौन है दोस्तों? मद्रास आता है, जिसके पास में 49 सीटें थी दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों 49 के अलावा दोस्तों, ठीक है, 37 सीटें भाई साहब दोस्तों, 36 सीटें बिहार के पास में थी। दोस्तों बिहार का स्थान आ जाएगा, देखिए इसका आ जाएगा प्रथम स्थान, इसका आ जाएगा दोस्तों सेकंड स्थान, और दोस्तों बिहार का आ जाएगा थर्ड स्थान। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल का आ जाएगा दोस्तों बॉम्बे का स्थान है दोस्तों 21 सीटें। कितनी थी साहब जी? बॉम्बे के पास में। देखिए इसका दोस्तों थोड़ा क्रम देख लीजिएगा आप दोस्तों, क्रम मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, बिहार के पास में दोस्तों सर्वाधिक सीटें दोस्तों जो थी दोस्तों 55 सीटें दोस्तों संयुक्त प्रांत के पास में थी। दूसरा स्थान पर आता है दोस्तों मद्रास, और तीसरा दोस्तों जो स्थान आता है दोस्तों, तीसरा स्थान देखिएगा भाई साहब बिहार। कौन है दोस्तों? बिहार आपको दोस्तों देखना है, 36 सीटें दोस्तों, और दोस्तों 21 सीटें बची दोस्तों बॉम्बे के पास में। फोर्थ स्थान आता है दोस्तों बॉम्बे का। किसका आता है दोस्तों? बॉम्बे का। बॉम्बे के पास में कितनी थी साहब जी? 21 सीटें थी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों 5 स्थान की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, तो 19 सीटें बच जाती साहब जी अपनी दोस्तों पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे दोस्तों विभाजन होता है तो संयुक्त प्रांत के पास में दोस्तों 55 सीटें बच जाती है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक थी, सर्वाधिक। ठीक है, और सर्वाधिक के बाद में दोस्तों बिहार की चर्चा कर ले। बिहार का दोस्तों जो स्थान, सॉरी दोस्तों मद्रास का स्थान आता है। मद्रास जो थी, मद्रास के पास में 49 सीटें थी दोस्तों। कितनी थी? 49। और बिहार की चर्चा करें तो बिहार की जो सीटें थी साहब जी वो थी दोस्तों 39, सॉरी 36। कितनी? 36 सीटें। और बिहार के बाद में दोस्तों अपना आ जाएगा बम्बई, बॉम्बे के पास में कितनी सीटें बची? वो बची साहब जी 21 सीटें। कितनी? 21। और पश्चिम बंगाल की चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल के पास में सीटें बचती है 19। ठीक है, तो ये क्रम है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों देश का विभाजन हो जाता है तो दोस्तों सर्वाधिक सीटें बचती है मद्रास के पास में 55 सीटें, सॉरी दोस्तों संयुक्त प्रांत के पास में 55 सीटें, मद्रास के पास में 49 सीटें, बिहार के पास में 36 सीटें, और बॉम्बे के पास में 21 सीटें बच जाती है। पश्चिम बंगाल के पास में 21 सीटें दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। विभाजन के पश्चात में 31 दिसंबर सन 1947 को देशी रियासतों के को आवंटित 70 सीटों में से सर्वाधिक सीटें किस रियासत के पास में थी? मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों उस समय दोस्तों हमारा जब जो भारत देश था, तो भारत देश के पास में 93 दोस्तों
सीटें थी दोस्तों देशी रियासतों की। देशी रियासतें कितनी थी दोस्तों? देशी रियासतें जो थी दोस्तों 93 थी। लेकिन दोस्तों जिनमें से दोस्तों जो 23 जो सीटें हैं ये कहाँ चली जाती है दोस्तों? ये चली जो 23 रियासतें हैं ये चली जाती है पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है साहब जी? चली गई पाकिस्तान में। और भारत में कितनी बची? भारत में जो जो देशी रियासतें बचती वो बचती है 70। कितनी बच जाती है साहब जी? 70 बच जाती है। अब देखिएगा इन 70 में भी दोस्तों सर्वाधिक सीटें किस रियासत के पास थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना मैसूर के पास में जो सर्वाधिक सीटें थी ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। मैसूर के पास में 7 सीटें सर्वाधिक थी दोस्तों देशी रियासतों में भी। किसकी दोस्तों? देशी रियासतों में सर्वाधिक सीटें थी दोस्तों मैसूर के पास में। अगला देखिएगा कि रियासतों के राज्यवार तालिका के अनुसार दोस्तों मैसूर रियासत के पास सर्वाधिक 7 सीटें दर्ज की जाती है। जिसके बाद इसके बाद में दोस्तों त्रावणकोर के पास में 6 सीटें थी और ग्वालियर के पास में 4 सीटें बचती है। दोस्तों याद रखना है दोस्तों किसकी दोस्तों? मैसूर के पास में कितनी दोस्तों? तो मैसूर आपको याद रखना है मैसूर के पास में दोस्तों 7 सीटें थी दोस्तों। और दोस्तों त्रावणकोर की मैं आप लोगों से बात करूं, त्रावणकोर के पास में दोस्तों 6 सीटें बचती है देशी रियासतों की। जिसके बाद में ग्वालियर की मैं आप लोगों से चर्चा करूं, ग्वालियर के पास में दोस्तों 4 सीटें बचती है। ठीक है, तो ये दोस्तों 70 रियासतों में इस प्रकार से इनका आवंटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 70 रियासतें थी दोस्तों जिनमें से दोस्तों जो सदस्य कितने कितने थे दोस्तों? किस रियासत थे दोस्तों सदस्य? दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों देखेगा विभाजन के बाद में दिल्ली देशी रियासतों में आवंटित 70 सीटों में सर्वाधिक सीटें किसके पास में थी दोस्तों? तो त्रावणकोर के पास में 6 सीटें थी दोस्तों। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। ग्वालियर के पास में 4 थी दोस्तों, जयपुर के पास में भी 3 थी। जयपुर के पास में भी 3 थी। और सर्वाधिक किसके पास में थी? मैसूर के पास में। चलो अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 के प्रवर्तन के कारण मुस्लिम लीग के अलग होने पर कौन सा क्षेत्र भारतीय संविधान के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर हो गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा कि दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम आता है सन 1947 के, इसके प्रवर्तन के कारण मुस्लिम लीग के अलग होने पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय संविधान सभा के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर चला गया था? तो पश्चिमी दोस्तों जो पंजाब ये चला गया था, पूर्वी दोस्तों जो बंगाल था। देखिएगा पंजाब को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया जाए। देखिएगा आप थोड़ा दोस्तों मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैप में आपको बना देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पंजाब दोस्तों, ये दोस्तों पंजाब है। क्या है दोस्तों? पंजाब। पंजाब का ये इलाका दोस्तों पूर्वी भाग कहलाएगा और ये वाला का इलाका क्या कहलाएगा? पश्चिमी। क्या कहलाएगा? पश्चिमी। तो पश्चिमी दोस्तों जो भाग कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ये पश्चिमी दोस्तों जो पंजाब है, ये पश्चिमी पंजाब कहाँ चला गया साहब जी? पाकिस्तान में चला गया। अब देखिएगा यहाँ पर आता है दोस्तों हमारा बंगाल। क्या आता है साहब जी? बंगाल। तो देखिएगा ये बंगाल है। क्या है साहब जी? बंगाल। अब बंगाल का दोस्तों 2 हिस्सा, एक है दोस्तों बंगाल का दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिस्सा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिस्सा। और ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वी हिस्सा। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्सा था दोस्तों जो कि दोस्तों कहां चला गया दोस्तों? पाकिस्तान में चला गया, जो कि दोस्तों जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वी बांग्लादेश। पूर्वी जो बांग्लादेश था इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों पूर्वी जो बंगाल था ये कहां चला गया साहब? ये पाकिस्तान में चला गया। और पश्चिमी जो पंजाब था दोस्तों ये पाकिस्तान में चला जाता है। उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था दोस्तों और जो सिंध था, सिंध जो था दोस्तों ये भी दोस्तों पाकिस्तान में चला जाता है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर दोस्तों जो प्रांत था दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये भी दोस्तों कहां चला जाता है? ये भी पाकिस्तान में चला गया। बलूचिस्तान जो था दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, जो कि दोस्तों एक दोस्तों जो क्या था दोस्तों चीफ कमिश्नर था दोस्तों बलूचिस्तान, वो भी दोस्तों पाकिस्तान में चला जाता है। साथ में असम का दोस्तों जो सिलहट का दोस्तों जो जिला है दोस्तों, ये भी दोस्तों कहां चला जाता है साहब जी? पाकिस्तान में चला जाता है। ये चीज इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि असम का दोस्तों जो सिलहट का दोस्तों जो जिला था ये भी पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट बनता है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 2 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है ये राइट हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है दोस्तों, ये सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये सभी क्षेत्र जो 6 क्षेत्र थे, पश्चिमी दोस्तों जो पंजाब हो गया, पूर्वी दोस्तों जो बंगाल हो गया, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गया, सिंध हो गया आप लोगों का,
बलूचिस्तान हो गया और साथ में असम का जो सिलट का जो जिला विभाजन के बाद में पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, जिसके कारण इनके सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। और दोस्तों 389 सदस्य थे, 389 सदस्यों में से सदस्य संख्या रह जाती है साहब जी 299। कितनी साहब जी? 299। चलिए अगला देखिएगा, संविधान सभा के कुल 11 सत्रों में से संविधान सभा के दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि 11 सत्र होते हैं, और दोस्तों एक जो अंतिम सत्र होता है दोस्तों 24 जनवरी सन 1950 को, जिसे 12वां सत्र मान लिया जाता है, कि ऐतिहासिक समय सीमा के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि पहला सत्र कब होता है, द्वितीय सत्र कब होता है। आजकल तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा यहाँ से बड़े बड़े दोस्तों प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो पहला सत्र देखिएगा आप लोगों के सामने दोस्तों, ठीक है। पहला सत्र होता है दोस्तों 9 दिसंबर से 23 दिसंबर सन 1946 के बीच में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कि संविधान सभा का पहला सत्र किस तिथि से किस तिथि को आयोजित किया गया था। तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर सन 1946 के बीच में दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया जाता है। पांचवा सत्र की मैं आप लोगों से बात करूं, पांचवा सत्र दोस्तों 14 से दोस्तों 30 अगस्त सन 1947 को था, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यही क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है अभी हाल ही में दोस्तों, कि दोस्तों संविधान सभा का ऐसा कौन सा सत्र चल रहा था जब दोस्तों भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान दोस्तों भारत से अलग हुआ था, तो उस समय दोस्तों संविधान सभा का कौन सा सत्र चला था। तो साहब जी 5वां सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था? 5वां सत्र चल रहा था, जिसमें दोस्तों स्वतंत्रता मिल चुकी थी भारत को पाकिस्तान से या पाकिस्तान को भारत से। तो 14 से दोस्तों 14 अगस्त से 30 अगस्त के बीच की बात आती है जब संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था, और इसी बीच में दोस्तों 15 अगस्त को दोस्तों भारत जो पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो जाता है। अगला देखिएगा 11वां सत्र जो कि दोस्तों 14 दोस्तों नवंबर से 26 नवंबर दोस्तों सन 1949 के बीच में चला था। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो साहब जी पहला सही है और दूसरा भी सही और तीसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 14 से दोस्तों 30 अगस्त सन 1947 का 5वां सत्र था। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। चलिए अगला देखिएगा, आप लोगों के सामने देखिएगा स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 की धारा के तहत जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो आम कानूनों को पारित करने के संदर्भ में इसकी विधिक सीमा क्या थी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ये पूरी तरह से संप्रभुति और देश के लिए किसी भी सामान्य कानून को दोस्तों निर्मित और प्रभावित कर सकती थी दोस्तों, इसकी दोस्तों सीमा थी दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि आम कानूनों को पारित करने के संदर्भ में इसकी जो विधिक सीमा क्या थी। ये उस पूरी तरह से इसे दोस्तों कानून को दोस्तों संप्रभु बना दिया गया था। संविधान जो सभा थी वो किसी भी कानून का निर्माण कर सकती थी, क्योंकि वो विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। और मैंने आप लोगों को बताया जब ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी दोस्तों, जो जी मावलंकर मोदी थे दोस्तों, जी मावलंकर मावलंकर मोदी वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसकी अध्यक्षता करते हैं? इसकी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को डेट भी बताई थी दोस्तों 17 नवंबर। क्या बताई थी दोस्तों? 17 नवंबर, वो आपको याद रखनी है डेट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 20 अप्रैल सन 1947 को दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा कि 28 अप्रैल सन 1947 को संविधान सभा के तृतीय सत्र के प्रारंभ होने के समय निम्नलिखित में से कितनी 6 देशी रियासतें प्रतिनिधित्व संविधान सभा के औपचारिक अंग बन चुकी थी। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कि बात आती है 28 अप्रैल सन 1947 की। देखिएगा 28 अप्रैल सन 1947 को संविधान सभा का जब तीसरा सत्र चल रहा था, तो 6 रियासतें ऐसी थी जो कि दोस्तों संविधान सभा में शामिल हुई थी। क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी दोस्तों पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों ये, इस वजह से मैंने इसको दोस्तों शामिल किया है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों 28 अप्रैल सन 1947 को जब तृतीय सत्र चल रहा था, तो इसमें दोस्तों 6 रियासतों ने भाग लिया था, जिसमें नाम एक आती दोस्तों बड़ौदा, दूसरी आती है बीकानेर, तीसरी आती दोस्तों जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। वो तो साथ में दोस्तों ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा गया है, आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछा गया था? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों जो जयपुर रियासत है वो राजस्थान के अंतर्गत आती है, बीकानेर जो रियासत थी वो राजस्थान के अंतर्गत थी, साथ में दोस्तों उदयपुर जो रियासत थी वो राजस्थान की थी। तो याद रखना दोस्तों, उदयपुर रियासत साथ में जयपुर रियासत साथ में जो बीकानेर जो रियासत थी वो दोस्तों यहाँ से दोस्तों शामिल होती है संविधान सभा में, ठीक है। कब सम्मिलित हुई थी? साहब जी तृतीय सत्र में शामिल होती है। बात आती है साहब जी 28 अप्रैल सन 1947 ईस्वी की। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से बहुत अच्छा वाला, ब्रांडेड वाला, ठीक है। और जयपुर से कितने सदस्य थे साहब जी? जयपुर से 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं बात करूं साहब जी बीकानेर से दोस्तों 1 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। कितने साहब जी? 1 दोस्तों, ठीक है। और उदयपुर से कितने हुए थे दोस्तों?
उदयपुर से 2 सदस्य इसमें शामिल थे। उदयपुर से कितने थे दोस्तों? 2 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने दोस्तों, कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण पर खर्च की गई कुल विधिक राशि और प्रारूप यानी ड्राफ्ट पर विचार करने के दिनों की संख्या दोस्तों सही सम्मिलित आपको युग्म कौन सा है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दोस्तों संविधान पे दोस्तों कुल राशि कितनी खर्च हुई है, साथ साथ में दोस्तों जो ड्राफ्ट पर विचार करने की जो सदस्य संख्या थी वो भी आपको बतानी है। तो आपको पता है दोस्तों हमारे संविधान में लगभग दोस्तों 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ साहब जी लगभग की, किसकी? लगभग 64 लाख रुपए खर्च होते। वैसे तो दोस्तों 63 लाख रुपए के कुछ ऊपर पॉइंटों में खर्च होते हैं, लेकिन अक्सर इसे 64 लाख रुपए मान लिया जाता है। और जो इसके जो सत्रों की जो संख्या है दोस्तों वो 114 दिन। कितनी साहब जी? 114 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से कि कैबिनेट मिशन योजना जो कि सन 1946 ईस्वी में आती है के अनुसार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में ब्रिटिश बलूचिस्तान की प्रतिनिधित्व का चयन किस प्रकार किया जाना तय हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो शाही प्रांतीय दरबार और मुख्य आयुक्तों से परामर्श के द्वारा। कि दोस्तों देखिएगा कि प्रांतीय शाही दरबार और मुख्य आयुक्तों के परामर्श के द्वारा जो ये बलूचिस्तान था साहब जी कहाँ है दोस्तों? ब्रिटिश बलूचिस्तान, इसका प्रतिनिधित्व का दोस्तों जो चयन है वो इस प्रकार से किया गया था कि जो शाही प्रांतीय जो दरबार था उसे दोस्तों आगे ली जाती है और वो जो मुख्य जो आयुक्त थे उस समय दोस्तों उनसे परामर्श किया जाता है। तो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों जैसे कि बलूचिस्तान के लिए प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य का चयन वहां की विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना तय हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्न बिंदुओं पर तो आपको विचार करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर विचार आप लोगों को करना है। और दोस्तों कि उपरोक्त में से कौन सा बिंदु नेहरू के मूल उद्देश्य का प्रस्ताव में शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करना, ये बात तो सही बात आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से अभी हाल ही में आप लोगों को पता हुआ शायद ये शायद फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो भारत को एक दोस्तों स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त विधिक सुरक्षा प्रदान करना। जो अल्पसंख्यक जो समुदाय के दोस्तों जो व्यक्ति आते हैं और जो पिछड़े वर्ग के दोस्तों जो व्यक्ति आते हैं, साथ में जो जनजातीय क्षेत्रों के जो लोगों को पर्याप्त रूप से दोस्तों विधिक सुरक्षा प्रदान करना, इसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में घोषित किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को और जनजातीय क्षेत्रों को विधिक सुरक्षा प्रदान करना। विश्व शांति प्लस मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के योगदान को दोस्तों इसमें सुनिश्चित किया गया था। तो ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी सही है। 1 2 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिएगा तो देखिएगा साहब जी कि इसके दो तो तीनों ही बिंदु तो स्वतंत्रता, स्वतंत्र सरप्रमुख गणराज्य, अल्पसंख्यकों के पिछड़ा प्रकार तो पिछड़ों का कल्याण और विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके मूल दर्शन के स्तंभ माने जाते हैं उद्देशिका के। ठीक है, लॉर्ड विंस काउंट वह व्यक्ति, भाई साहब मैंने आप लोगों से जब दोस्तों ये क्लास शुरुआत हुई थी मैंने तभी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो लॉर्ड विंस काउंट होते हैं दोस्तों वो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के बारे में कथन करते हैं। उस कथन को आप लोगों से कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड विंस काउंट ने भारतीय संविधान सभा के गठन और उसके चरित्र की तीखी आलोचना करते हुए, देखो तीखी आलोचना करते हुए निम्न में से क्या संज्ञा दी थी? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो लॉर्ड जो विंस काउंट आते हैं वो इसे दोस्तों जो संविधान सभा थी इसे हिंदुओं की निकाय कहते हैं, बॉडी ऑफ हिंदूज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बॉडी ऑफ हिंदुज्म कहते हैं दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है कि हिंदुओं की जो निकाय है वो संविधान सभा को घोषित करते हैं कौन? लॉर्ड विंस काउंट। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 26 नवंबर सन 1949, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान अपनाया गया। तब प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल को लागू करने के संबंध में कौन सा विधिक दोस्तों तथ्य सत्य है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। प्रस्तावना को सबसे पहले 9 दिसंबर सन 1946 को ही लागू कर दिया गया था, ये बात गलत है। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद अंत में लागू किया गया। भाई साहब देखिएगा 26 नवंबर सन 1949 को जब संविधान लागू कर दिया गया तब दोस्तों प्रस्तावना के बारे में दोस्तों ये दोस्तों कहा गया कि दोस्तों जो प्रेम्बल है इसे सबसे अंत में लागू किया गया था। तो प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद सबसे अंत में लागू किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी साहब जी, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। ठीक है,
तकनीकी रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरे संविधान के पूरी तरह से लागू करने के बाद ही अंत में परिवर्तित यानी कि लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने कि भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। सभा की पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। दोस्तों ये भी बात आप लोगों से दोस्तों बिल्कुल सही आती है। ठीक है, चलिए। फ्रांस की तरह ही सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति चुना जाता है। ये बात भी सही आती है दोस्तों। तो सभा की जो पहली बैठक होती जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने इसका दोस्तों पूर्णतः विरोध किया था, जिस वजह से 207 सदस्य संख्या रह जाती है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो देशी रियासतें थी वो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो शुरुआत में जो संविधान सभा थी उससे उनका भी उन्होंने उसे पूर्णतः दोस्तों बाहर ही रही थी। तो दो देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, साथ में मुस्लिम लीग ने भी इसका क्या किया दोस्तों विरोध किया था या इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। इस वजह से जो सदस्य संख्या है वो 207 रह जाती है। और फ्रांस की तरफ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस की तरह ही दोस्तों फ्रांस में दोस्तों एक परंपरा चली आ रही थी कि जो वहां का दोस्तों जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता था। तो उसी प्रकार का दोस्तों पालन किया भारत ने भी और सबसे वरिष्ठतम सदस्य सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। कब बात आती है साहब जी, 9 दिसंबर सन 1946 की। कब दोस्तों, 9 दिसंबर सन 1946 को। तो दोस्तों यहाँ पर सत्य कथन बताना है दोस्तों, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों हमने लगभग 75% कर लिया। दोस्तों पार्ट नंबर 3 था आज जो आप लोगों का। पार्ट नंबर 4 में हम दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों जो 100% हमने दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा के लिए बनाए थे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और प्रश्नों का लेवल आप देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल हमने आप लोगों के सामने रखा है। प्रत्येक एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर दोस्तों शामिल किया है आप लोगों से, जो कि दोस्तों अच्छे लेवल के प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।